तेलंगाना राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर श्री हरीश राव जी, यहाँ के होम मिनिस्टर महमूद भाई और यहाँ के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर श्री प्रशांत रेड्डी जी, हमारे एमएलए जीवन रेड्डी जी, हमारे भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री श्री वेणुगोपालाचार्य जी, हमारे भूतपूर्व असेंबली स्पीकर और अभी के एमएलसी श्री मस्तूनाचार्य जी, हमारे श्रीनिवास रेड्डी जी और महाराष्ट्र के प्रभारी बीआरएस पार्टी के नेता श्री वंशीधर राव जी और सभा में उपस्थित भाइयों और बहनों, नगेश का नाम नहीं भूल गया, बोलता हूँ। नगेश ही तो सब कर रहा है। अभी एक बात मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहूँगा कि बड़ा अजीब लगता है जब भी महाराष्ट्र की बात आती है सामने, जब बात करते हैं तो बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए कि महाराष्ट्र के साथ मुंबई है जो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया जाना जाता है और कई बड़े बड़े शहर है, संपत्ति की कोई कमी नहीं है, नदियां भी बहुत सारे हैं महाराष्ट्र से निकलते हैं। कृष्णा गोदावरी जो मेन नदी है वो वहीं से निकल के यहाँ आता है तेलंगाना में, फिर इसके बाद आंध्र में जाके वहाँ से समंदर में जाता है। कई नदियाँ हैं, पंचगंगा है, मूला है, प्रवरा है, पेनगंगा है, वेनगंगा है, वारदा है, ऐसे गिनते जाओ तो 2 दर्जन नदियाँ निकलते हैं। अफसोस ये है कि इतने संपत्ति रखने वाला राज्य, इतने सारे पानी की उपलब्धि भी है, लेकिन लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिलता पूरे राज्य में। कई जगह तो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ 20, 22, 25 गज के अंदर पानी है कुएं में, वहाँ रस्सी पकड़ के वहाँ की बहनें कुएं में उतर के पानी ले रहे हैं कई प्रांतों में। ये क्यों है स्थिति, इसको समझना चाहिए। बीआरएस पार्टी है नाम के लिए पार्टी, लेकिन इसका असल मिशन है भारत का परिवर्तन। पूरे भारत देश को परिवर्तित होना चाहिए। इसीलिए 2 बात मैं बताऊंगा, पहले बहुत बता चुका हूं, यहाँ सिंपल 2 बात बताऊंगा जो आप आसानी से समझ पाओगे। हमारे पास पूरे देश में भी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। एक सिर्फ तेलंगाना राज्य छोड़ के कहीं भी भरपूर पानी की बंदोबस्त नहीं है किसी भी राज्य में। भाई देश में पानी नहीं है क्या, पानी की कमी है तो बात समझ सकते हैं, लेकिन जितना पानी सिंचन के लिए और पीने के लिए और उद्योगों के लिए सारे देश के लिए चाहिए, उससे डबल पानी भगवान ने दिया है, डबल पानी। हिंदुस्तान में बरसात होती है 1,40,000 टीएमसी की, जिसमें से आधा पानी बाष्पीकरण के समय में, वो बारिश जब होता है उसी समय में बाष्पीकरण होता है। उसके बाद 70,000 टीएमसी पानी भारत के पूरे नदियों में बहता है। आज तक इस देश ने उठाया है सिर्फ 19,000 टीएमसी, बाकी 51,000 टीएमसी हम सुबह के सामने हर साल समंदर में चले जाता है, या तो बंगाल के खाड़ी में या अरेबिया। ये बह जा रहे पानी, एक तरफ किसान आत्महत्या कर रहे हैं महाराष्ट्र में और आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कभी रोज का 6 किसान आत्महत्या कर रहे थे, अभी मैं सुन रहा हूँ 8-9 तक जा रहा है। ये क्या कथा है, इसके पीछे क्या है? और एक अजीब बात यह है, हमने एक बात रखा था महाराष्ट्र सरकार के सामने, भैया किसानों को जो तेलंगाना मॉडल है, तेलंगाना में जो किया जा रहा है उस मात्रा में दे दो। मैं पहली बार जब नांदेड़ में आया था, वहाँ का सभा का आयोजन हुआ था, तो वहाँ कुछ बातें कह के आया मैं। उसके बाद महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, अभी के उप मुख्यमंत्री भी है, वो फडणवीस साहब कह रहे थे, केसीआर साहब आपको यहाँ क्या काम है, आप तेलंगाना का काम देखो। मैंने कहा तेलंगाना मॉडल महाराष्ट्र में अमल करो, मैं फौरन यहाँ से निकल जाऊँगा, मध्य प्रदेश निकल जाऊँगा। तो उसका जवाब आज तक नहीं देते। बाद में एक केंद्रीकर साहब है,
जो IAS ऑफिसर है, औरंगाबाद डिवीजन के, वो कमिश्नर थे। उन्होंने सुझाव दिया, महाराष्ट्र राज्य में आज तक 70,000 किसानों ने आत्महत्या किया और 1 लाख लोग आत्महत्या के रास्ते में हैं, कभी भी आत्महत्या कर सकते हैं। इसको तुरंत रोकना चाहिए, ये राज्य के लिए अच्छा नहीं है। अगर इसको रोकना चाहिए तो बेटर यह है कि तेलंगाना मॉडल इंप्लीमेंट करो। तो तेलंगाना में 1 एकड़ के पीछे 10,000 रुपये निवेश के लिए किसानों को देते हैं, बगैर किसी पानी पट्टी के पूरा पानी फ्री में सप्लाई करते हैं, 24 घंटा बिजली फ्री में देते हैं, अच्छा क्वालिटी वाला, और पूरा दान किसान का जितना भी पैदावारी आता है वो पूरा खरीदते हैं। सरकार का कुछ नुकसान होता है छोटा मोटा, लेकिन खरीदते हैं। और किसान का अगर मृत्यु हो गया, एक्सीडेंटल नहीं, साधारण भी, सहज भी, तो 5 लाख का बीमा उनको मिलता है। बीमा के लिए किसान को एक पैसा भी नहीं भरना चाहिए। और यहाँ तेलंगाना राज्य में हमने तलाटी व्यवस्था को बर्खास्त कर दिया, कोई तलाटी उलाटी नहीं है, उनको पूरे निकाल दिए, क्योंकि वो किसानों को खून चूसता है, बहुत परेशान करता है। तो वो फ्यूडल जमाने का वो सिंबल है, इसको हटा दिए, पूरा हमने रिकॉर्ड्स डिजिटलाइज कर दिए। एक धरणी पोर्टल है। अभी जिस निवेश की मैं बात कर रहा हूँ, जब किसानों को हम फसल को 5,000 बेचते हैं, कोई दरखास्त देना, कोई दफ्तर जाना, कहीं घूमना, कुछ नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास अकाउंट है। जो नया किसान आते हैं उनका नंबर जुड़ते रहता है, अकाउंट नंबर है, हर चीज़ है। यहाँ हैदराबाद में हम डालते हैं तो सीधा उनके बैंक अकाउंट में जाता है। बीच में कोई तलाटी नहीं, कोई तहसीलदार नहीं, मट्टी कुछ भी नहीं। ना दरखास्त जाना है, ना दफ्तर जाना है, किसी दरखास्त देना है। बीच में एक भी दलाल नहीं है। सीधा यहाँ 1 रुपये डाला तो 1 रुपये सीधा किसान के खाते में, सीधा उनके बैंक अकाउंट में। और बीमा का रकम भी ऐसा मिलता है, हमने पूरे किसानों का लेके अकाउंट ले लिया, उनका नॉमिनीज का ले लिया, और पूरा बीमा प्रीमियम जो है सरकार भर देती है। तो किसी भी किसान, चाहे उसके पास आधा एकड़ हो, पाव एकड़ हो, 5 एकड़ हो, 10 एकड़ हो, जो भी हो, किसान का अगर मृत्यु होता है तो उनको 5 लाख रुपए उनके क्रियाक्रम से पहले उनके घर में पहुंचता है, 7 दिन के अंदर में। ये अगर किया जाए तो किसान बिल्कुल अच्छा खेत उगाएगा, फर्स्ट क्लास फसल उगाएगा, अपना खुशहाल जिंदगी जिएगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा, क्यों आत्महत्या करेगा। दूध का भी बड़ा अजीब लगता है, महाराष्ट्र बहुत ज़्यादा दूध उत्पन्न करता है, उसके लिए कोई इंसेंटिव नहीं देते वहाँ की सरकार। यहाँ हम दूध का बढ़ावा करने के लिए हमारे किसानों को 4 रुपये प्रति लीटर इंसेंटिव दे रहे हैं सरकार की तरफ से, काफ़ी मदद उनको हो रहा है। ये कुछ भी नहीं है, किसानों के बारे में किसी चीज़ का उस सरकार को एहसास है ही नहीं है। तो जब केंद्रीय साहब, और एक चीज़ बता के मैं बताता हूँ, पानी है देश में, बह रहे समंदर में। अब सोचने की बात यह है, मैं भारत परिवर्तन का इसलिए कहता हूँ कि देश में, देश का भगवान का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ पानी ऐसे ही समंदर में बहते रहे और हम दीवानों के जैसा देखते रहे, या कुछ किया जाए, ये सवाल है। अगर कुछ करना है तो क्रांति लानी है। क्रांति चुपके अपने आप नहीं आती क्रांति। जब तक हमारे युवा भाई पूरे कमर नहीं कसीटेंगे, कोई काम नहीं होने वाला है। बिल्कुल, हम जब बात समझ में आता है तो ना समझ बन के नहीं रहना है। ठीक है, बात नहीं समझ में बात अलग है, जब समझ में आता है तो बिल्कुल निकलना चाहिए। क्रांति की बात लोगों को समझाना चाहिए, सारे किसानों को एकत्रित करना चाहिए और अपना समस्याओं का हल निकालना चाहिए। दूसरा चीज़ है, पानी एक तरफ है, भरपूर दिया जा सकता है, दूसरे तरफ बिजली। ये बड़ा अजीब लगता है, भारत में बिजली के लिए क्यों सताते हैं लोगों को। तेलंगाना का स्थिति भी बहुत बुरा था। तेलंगाना राज्य बनने से पहले, यहाँ BRS सरकार बनने से पहले बहुत ही बुरा हाल था। दिन में 3 घंटा, रात में 4 घंटा, और वहाँ जाओ तो कोई धक्का लग के मर गया, कोई सांप काट के मर गया। बड़ा अजीब चीज़ था। यहाँ पे भी आत्महत्याएं बहुत थे, लेकिन अब पूरे थम गए, ऑलमोस्ट थम गए। और बिजली भी पूरे सुधर गई। 24 घंटा क्वालिटी पावर, ना ट्रांसफार्मर जलता है, ना मोटर जलता, ना किसी चीज़ की फिक्र है, मिलता है। और किसान को कोई पूछने वाला नहीं, कितने आस पर लगाया, कितने मोटर लगाया, कोई नहीं पूछता। कितने भी मोटर करो आप, 50 HP भी यूज़ करो, 10 भी मोटर लगाओ, तो किसान को कोई पूछने वाला नहीं है, और सीधा अच्छी फसल उगती है। और ग्राउंड वाटर भी हमने बढ़ाया।
पुराने तालाबों को पूरा उसमें मिट्टी निकाल के उसका स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा के और नदियों पे छोटे छोटे नदी जो होते हैं गाँव में उन पे पूरा चेक डैम बना के किया तो पूरे हिंदुस्तान में ग्राउंड वाटर नीचे चला गया। एक तेलंगाना राज्य यहाँ ग्राउंड वाटर ऊपर आ गया। और इसके बाद बिजली, बिजली एक ऐसी चीज़ है, बिजली 5-6 किस्म का होता है पूरे दुनिया में। कोई एटॉमिक पावर का भी बिजली होता है, लेकिन एटॉमिक पावर के लेकर दुनिया में विवाद खड़ा हुआ है। रशिया में एक बार विस्फोट हुआ था चेरनोबिल के पास, तो कई लोग घायल हो गए थे, कई लोगों का मृत्यु भी हो गया था। तो उससे लेकर विस्फोट है, हमारे देश में भी विवाद है। उसके बाद में फिर होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर, जो पानी से पावर आता है। वो जब रिजर्वायर भर के रहते हैं सिर्फ बारिश में आता है, फिर बाद में निकल जाता है, चले जाता है, साल भर नहीं मिलता। उसके बाद गैस का बिजली आता है, वो जिस देश में गैस है वहीं उसका उपयोग है। हमारे देश में है ही नहीं है, हम तो दूसरे देशों से मंगाते हैं गैस, तो कमी है हमारे पास, उसमें नहीं हो सकता। और ऐसे 2-4 है विंड मिल बोल के जो रहता, वो हवा चली तो चली, नहीं तो नहीं चली, ऐसा नहीं आता। लेकिन ये की पावर है जो थर्मल पावर पूरे दुनिया में इस्तेमाल होता है, जो कोयला से बनता है। हमारे पास कोयला का इतना विस्तार भंडार है, 361 बिलियन टन, 361 बिलियन टन का कोयला भारत के गर्भ में है। इतनी बड़ी विशाल भंडार, और आगे भी निकल सकता है। अब तक जो पाया गया है शोध करके, उसका ही अकाउंट, यही आंकड़ा मेरा नहीं है, केंद्र सरकार का कोयला मंत्रालय का ये आंकड़ा है। ये बिजली और सूरज से जो ऊर्जा, सोलार बिजली मिलता वो, और प्रोजेक्ट से जो बिजली मिलता उनको, ये तीनों को जोड़ के सही संतुलन करके अगर दिया जाए तो ये बिजली पूरे भारत में 24 घंटा, हर छोटे कस्बे से लेकर बड़े शहर तक, हर चीज़ के लिए, उद्योग के लिए, अपने खेती के लिए, सबके लिए देने के लिए 150 साल तक के लिए पर्याप्त है। 150 साल तक। पर क्यों सताया जा रहा है? इतना कोयला का भंडार हमारे पास रखते हुए ऑस्ट्रेलिया से क्यों कोयला मंगा रहे, इंडोनेशिया से क्यों कोयला खरीद रहे, जो बहुत कॉस्टली मिलता है उसको क्यों खरीद रहे? इसको बेवकूफ़ बनाने का ही काम है। इन बातों को समझना चाहिए। मेरे विचार में आपसे एक प्रार्थना करूंगा, आप मेरे बातें सुन के यही मत छोड़ो। ये बातें जाने के बाद भाई हमेशा केसीआर से मिल के आए, उन्होंने ये बातें हमारे सामने रखा, क्या ये सच है कि झूठ है? अगर सच है तो इसके लिए हमको कमर कसीटना है, लड़ना है, ये बात बताइए उनको। अपने गांव में जाने के बाद 4-10 लोगों को जमा करके इसका चर्चा कीजिए। ये बात मालूमात होना चाहिए लोगों में। इसको गुमराह कर रहे हैं हम लोगों को। एक तरफ पानी भी है, दूसरी तरफ बिजली देने के लिए विस्तार हमारा खनिज है कोयला, फिर क्यों सता रहे? अंबानी को दे दो, अदानी को दे दो, प्राइवेट करो, बिजली का बिल बढ़ाओ। बड़ा अजीब सा किस्सा है। अभी मेरा महाराष्ट्र में कदम रखने के बाद अभी किसानों का नहीं काट रहे, पहले तो काटते थे, अगर नहीं देते तो 6-6 महीने में, साल में काट रहे थे, तो अभी बंद हो गया बीआरएस के डर से, नहीं काट रहे। अभी क्या हुआ, दोनों के बाद केंद्रीकर साहब जो IAS ऑफिसर है, उन्होंने एक रिपोर्ट दे दिया, भाई ऐसा इसको देखना नहीं है, किसान एक तरफ आत्महत्या कर रहे तो सरकार को चुपचाप नहीं बैठना चाहिए और फौरन ये मॉडल इंप्लीमेंट करना चाहिए। उसको चीफ मिनिस्टर ने, सारे मिनिस्टर ने बुला के उनको गाली गलौज किया और डरा धमका के उनको इस्तीफा दिलवाने लगाया, रिजाइन करवाया। उन्होंने रिजाइन भी कर दिया। अब क्या करें? उसके बाद में अभी जो असेंबली का सदन चल रहा था, असेंबली का सत्र चल रहा था, उसमें सरकार ने साफ कह दिया है कि तेलंगाना का मॉडल यहाँ अमल करना है तो 49,000 करोड़ की ज़रूरत होती है, हम वो नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। यानी कि क्या मतलब हुआ? किसान तुम मरो या कुछ करो, लेकिन हम कुछ नहीं करने वाले। सरकार ने साफ बता दिया। अब बात हमारे पास है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका फैसला हमें लेना चाहिए। मैं बड़े दुख से ये बात कहता हूँ, इतनी संपत्ति वाला राज्य, जो मुंबई शहर को अपने साथ रखने वाला राज्य, कई इंडस्ट्रीज, कई उद्योग, कितने बड़े बड़े शहर हैं, नागपुर, पुणे, औरंगाबाद, सोलापुर, कितने बड़े बड़े शहर हैं हमारे महाराष्ट्र में। कहाँ जा रहा है आमदनी? उल्टा ये कह रहे हैं महाराष्ट्र के लोग, तेलंगाना जैसा मॉडल अगर महाराष्ट्र राज्य में अमल करेंगे तो महाराष्ट्र सरकार का दिवाला निकलेगा। मैं उस बात से सहमत हूँ, दिवाला निकलेगा जरूर।
सरकार का नहीं, दिवाला निकलेगा नेताओं का और दिवाली होगा किसानों का। बिल्कुल ये अमल करते हैं ना, नेताओं का जेब खाली हो जाएगा, उनका कमीशन बंद हो जाएगा, नेताओं का दिवाला निकलेगा ज़रूर, लेकिन किसानों के लिए दिवाली होगा, ज़बरदस्त काम हो जाएगा। ये बिल्कुल अमल कर सकते हैं अगर आप लोग चाहते हो। आज आपने आया, मैं आपको दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे भाई साहब सचिन जी के साथ, हमारे नगेश जी के साथ आए हो, तो ये दोनों भी नौजवान हैं। आगे भविष्य महाराष्ट्र को ज़रूर बदलना चाहिए पुराने नेताओं से। और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, महाराष्ट्र में 4-5 पार्टियां हैं, हर पार्टी को आपने अधिकार दिया है, किसको नहीं दिया आपने? सत्ता तो सभी पार्टियों को मिला। शिवसेना में भी सत्ता में था 2-2 बार, बीजेपी सत्ता में था, कांग्रेस तो पूरे 50 साल सत्ता में था, और राष्ट्रवादी कांग्रेस को भी आपने कई बार मौका दिया, किसको नहीं दिया? कोई एक पार्टी ये बात क्यों नहीं कर पा रहा है, इसको सोचना चाहिए। यानी कि कोई नया पार्टी चाहिए, इसका इलाज, बीमारी सीधा करने का तरीका हम लोगों को ढूंढना चाहिए। और मैं आपको आश्वासन देता हूं, बीआरएस आ जाएगा। 2 साल के अंदर जगमगाता महाराष्ट्र जैसा आज तेलंगाना है, ऐसा किया जा सकता है। और 3-3.5 साल के अंदर हर घर में, महाराष्ट्र के कोने कोने में, छोटा आदिवासी इलाके में, हर इलाके में, चाहे वो शहर हो या गांव हो, पूरे नल घर के अंदर फिट करके पूरे पीने का पानी भरपूर दिया जा सकता है। आप लोग समझो कि ऐसा होना चाहिए कि ऐसे ही पड़े रहना चाहिए? इस परिवर्तन की ज़रूरत है या नहीं है, आप लोग फैसला ले लीजिए। अपने गांव में जाने के बाद आप बात कीजिए लोगों से, भाई ये सब किए जाने वाला काम है। मैंने कहा उनसे, तेलंगाना अभी राज्य बना, 9.5 साल हो गए, लेकिन महाराष्ट्र एक प्रस्तापित राज्य है, 70 साल से 75 साल से राज्य है। किस चीज़ की कमी है? ये धन की कमी नहीं है, मन की कमी है। ये धन का दरिद्र नहीं है, मन का दरिद्र है। अगर करने की इच्छा शक्ति हो तो ये काम होने वाला है। जब तेलंगाना राज्य में मुमकिन है, तेलंगाना राज्य में संभव है, तेलंगाना राज्य में हुआ है, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं? ये सवाल है, आप किससे भी यही पूछिए। जो इतना छोटा राज्य अभी अभी हाल में बना, इनके पास हो सकता है, तो इतना संपत्ति वाला राज्य यहाँ क्यों नहीं हो सकता? ये बात को मालूम करना चाहिए। गुमराह कर रहे हैं सरकार, तो इसका चर्चा कीजिए आप लोग। जब जाते हैं गाँव, तो इतने दूर से आप आए हैं, इतना प्यार लेके, मैं आप सभी लोगों का फिर एक बार दिल से स्वागत करता हूँ, हमारे भाइयों का, हमारे बहनों का। और आप जाने के बाद ज़रूर इन बातों का चर्चा करें, अपने गांव में, अपने बस्ती में, सभी जगह कीजिए। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। एक ज़िला है बुल्ढाना, जो विदर्भ में रहता है। बड़ा अजीब लग रहा है मुझे, हमारे चारी साहब के नेतृत्व में बुल्ढाना ज़िले के 100% सरपंच आके बीआरएस में मिल रहे हैं। सौके से वहाँ जितने भी पूरे ज़िले में सरपंच है, उनके 2 साल का 2.5 साल का टर्म भी है, सिटिंग सरपंच से बोल रहे साहब किसी भी हालत में महाराष्ट्र को बदलना है, बीआरएस के सिवाय कोई अन्य पार्टी नहीं बदल सकता, अब बिल्कुल बदल के ही रहना है। इसीलिए हम पूरे के पूरे आपके साथ है बोल के आज आने वाले हैं। इससे पहले एक 63 से आए थे, फिर एक 70-75 आ रहे, सिर्फ 10-15 रह गए, वो भी आ रहे। तो बुल्ढाना जिले में सरपंच बोले तो सिर्फ बीआरएस पार्टी का सरपंच होगा, ये स्थिति बन रहा है। आज आप लोग भी करीब 52 लोग सरपंच से आए हैं। जो बुनियादी काम आप करते हैं, सरपंच से सब चलता है गांव में। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आपके ग्रामवासियों से आप बात करें, आप जाने के बाद बिल्कुल बात कीजिए, चर्चा कीजिए, हमारा कर्तव्य क्या है, हमको करना क्या चाहिए, इसका निर्णय ले लीजिए और सबको साथ ले लीजिए। एक नया क्रांति का महाराष्ट्र में सख्त ज़रूरत है, बिल्कुल सख्त ज़रूरत है। अब एक बात समझने की है, कर्नाटक में हाल में भाजपा हार गया, कांग्रेस जीत गया, क्या कुछ बदलने वाला है? ये 100 साल तक भी कुछ नहीं बदलेगा। ये जाएगा, वो आएगा, वो जाए, हाँ बिल्ली गए तो कुत्ता आया, कुत्ता गया तो बंदर आया, लेकिन हमारा हालत नहीं बदलता। लोगों को ना बिजली मिलता, ना पीने का पानी मिलता। महाराष्ट्र में क्या कमी है भाई? वहाँ कितने देते हैं? यहाँ बड़ी गरीब में 1000 रुपये देते, पेंशन नहीं देते। पेंशन कितना मिलता है बूढ़ों को? 1000 रुपये 3 महीने को।
यहाँ तेलंगाना में देते हम लोग 2016 रुपये, और हर महीने उसमें कोई फाइल नहीं, कोई दफ्तर जाना नहीं है, सीधा उनके बैंक अकाउंट में जाता है। ये स्थिति महाराष्ट्र में आना चाहिए। आज डिजिटल ज़माना है, कंप्यूटर ज़माना है, तो क्यों नहीं जाना चाहिए। बीड़ी बनाने वाले जो बहनें हैं महाराष्ट्र में भी काफ़ी है, 1 रुपये पेंशन नहीं देते कहीं भी। हम लोग यहाँ बिल्कुल इनके साथ 2000 रुपये पेंशन बीड़ी जो कारीगर है उनको भी दे रहे, वो कारखाने में काम करने वाला ठेकेदार को, बीड़ी कामगार को, सभी को दे रहे। देना चाहिए। इसका इनकम कम है, इसका आय कम है, उसके लिए ही सरकार का काम करें। करोड़पति लाखोंपति है तो उनसे क्या मतलब, हो तो अपनी जिंदगी जिएगा। सरकार होना ही गरीबों के लिए चाहिए, सरकार होना ही किसानों के लिए चाहिए। और खेती किसानी को जब तक सरकार मदद नहीं करता, पूरे दुनिया में हर देश में किसानों के साथ सरकार है, सिर्फ इंडिया में नहीं है, क्योंकि हम एकत्रित नहीं है। हमारे किसानों को क्या बीमारी है, जब प्रॉब्लम आता है तो रो लेते हैं, चुनाव आ गए तो हमको बीमारी लगती है, बटे जाते हैं हम, धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे, पार्टियों के नाम पे बटे जाते हैं। मैं किसान भाइयों से इतना ही प्रार्थना करूंगा कि एक बार के लिए बीआरएस बनो, गुलाबी झंडा बनो एक बार के लिए, फिर क्या तमाशा होता है, क्या परिवर्तन होता है महाराष्ट्र में, ये देखना चाहिए। जब यहाँ हुआ है, यहाँ हो सकता है, ये कितना दूर में है, 400-500 किलोमीटर में, 300 किलोमीटर में, पूरे 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है तेलंगाना का, महाराष्ट्र तेलंगाना का। नांदेड़ के लोग या अपने सिरोंचा के लोग, कहीं कहीं चंद्रपुर के लोग, बलासे के लोग, अभी तक मेरे ख्याल से कोई 20,000 लोग आके यहाँ के प्रोजेक्ट तालाब पूरा देख चुके हैं। आराम से देख के पूरा 2 दिन घूम के जा रहे हैं। यहाँ जो भी आ रहे हैं, यहाँ क्या काम हुआ, किसानों से जाके बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, घरों में जाके नल को देख रहे हैं, हर गाँव में जाके, तो बड़ी प्रसन्नता मिलती है जब वो लोग जानकर जा रहे हैं, जाके फिर वहाँ कह दे रहे भाई हमने अपने आंखों से देख के आया। अहमदनगर से आए लोग, कहीं 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 जगह से आए। तो इस प्रकार से मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, हमारे यंग नेता है नगेश जी, जिनके पिता एमपी भी थे, एमएलए भी थे, और उनके साथ में हमारे भाई साहब भी आए, आप सभी लोग आए, आगे चलकर अच्छा काम कीजिए, बीआरएस को बढ़ाइए। बीआरएस का बढ़ाना किसानों का बढ़ावा है, बीआरएस का बढ़ाना 100% गरीबों का बढ़ावा है। ये पार्टी सिर्फ गरीबों को, किसानों को, इनके मदद के लिए काम करेगी, हमारा कोई दूसरा इच्छा नहीं है। और आप लोगों से और एक आखिरी में एक बात आपके सामने रखना चाहूँगा, पूरे भारत में यही हालत है, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, पूरे भारत में। क्योंकि हम एक तरफ मर रहे किसान, लेकिन चुनाव के टाइम पे वोट तो दे रहे, उनका दुकान चालू है, आमदार बन रहे, खासदार बन रहे, तो वो क्यों देखेंगे हमारे तरफ पलट के। वो तो हमारे तरफ पीट करके बैठ गए हैं, हमारे कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर केंद्रीय जैसा आईएएस ऑफिसर रिकमेंड करने के बाद उसको तोड़ रहे हैं, उसको चल निकाल दो बोल रहे हैं, तो किसकी बात सुनेंगे ये लोग। तो इसीलिए किसानों को मेरा नारा यही है, हमको सरकार बनना चाहिए किसान को। इसीलिए अब की बार किसान सरकार, जब तक किसान सरकार नहीं आएगा, अगर यही पार्टी को हम चुनते जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं बदलने वाला है। किसान अगर अपना भलाई चाहता हो, तुम खुद खासदार बनो, तुम खुद आमदार बनो, दोनों भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 48 खासदार है महाराष्ट्र राज्य में संख्या देखे तो, अगर 48 के 48 बीआरएस के एमपी बन के चले गए महाराष्ट्र में एक बार के लिए, तो क्या करते, गर्दन नहीं वो झुका सकते दिल्ली सरकार का। और आपके साथ साथ तेलंगाना राज्य भी रहेगा, यहाँ पे भी 17 सीटें हैं। अगर हम समझ के जाते हैं तो 65 सीट तो हमारे हाथ में बगैर हमारे सरकार बन ही नहीं सकता दिल्ली में। यानी कि भारत परिवर्तन का, भारत को बदलने का, राष्ट्रीय नेतृत्व करने का एक मौका महाराष्ट्र को पहले बार मिला है। मैं इसीलिए महाराष्ट्र को चुना है। सबसे ज़्यादा आत्महत्या हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में हो रहा है, और जो हमसे लग के है यवतमाल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ ज़्यादा आत्महत्या हो रही है। ये बड़ा दुख की बात है। वहाँ की सरकार को कोई एहसास ही नहीं है, लोग कितने भी मरो, ये क्या बात हो गया। लोग एक तरफ मर रहे तो सरकार अनजान है, खामोश है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। वो सरकार नाकाम का सरकार है, बिल्कुल नई सरकार कह सकते हैं उसको। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान का आत्महत्या से ज़्यादा भारी क्या हो सकता है, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। लोग एक तरफ मर ही रहे, आपको कोई फिक्र ही नहीं है, और बिल्कुल कह दे रहे कि हम नहीं करेंगे। इसीलिए
हमारा एकत्रित होना ही सबसे ज़्यादा हमारा ताकत होगा। आपसे मैं फिर एक बार आपको स्वागत करता हूं दिल से। इतने दूर से आप आए हैं तो बीआरएस को बढ़ाने का भरपूर प्रयास कीजिए। जब अच्छा काम ना लेके अच्छा काम के लिए हम निकलते हैं तो भगवान का भी आशीर्वाद होता है, माँ प्रकृति का भी आशीर्वाद होता है। बिल्कुल मुझे कोई शक नहीं है, जिस तरह के महाराष्ट्र से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, मुझे लगता है 100% बीआरएस सरकार बन जाएगा महाराष्ट्र में। और बीआरएस सरकार बन के सेम तेलंगाना मॉडल का मक्की वहाँ काम करके बताएगा। बीआरएस सरकार अगर महाराष्ट्र में बनता है ना, 1-1.5 महीने में फर्क दिखेगा आपको, 1-1.5 महीने में ही इमीडिएटली दिखने लगेगा। पूरी प्राथमिकताएं बदलेंगे। आपके जो सरकार है इनको करने का मन नहीं है, या आईएएस अफसरों के हाथों में खिलौने हैं ये लोग, इसीलिए नहीं कर पा रहे। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, जितना ज़्यादा आप काम करके जितना लोग समझा के पार्टी को बढ़ा दिए उतना ही हमारा उसमें लाभ है। तो इसीलिए आप हर किसी से मेरा प्रार्थना है, वापस गाँव जाने के बाद सुबह से चर्चा कीजिए। आज आप लोग आ गए 52 सरपंच, और भी सरपंचों को समझाइए, आपके साथी है, आपसे मिलते हैं। जब ब्लॉक लेवल मीटिंग होता है तो आप सब लोग मिल भी लेते हैं, बातचीत कीजिए। भाई ऐसा हो रहा है क्या, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, पूरा बात रखिए लोगों के सामने। और आपका इतना दूर प्रयास करके आने का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों को फिर एक बार दिल से स्वागत करते हुए मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ।